हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राज्य की विधायिका के बारे में। विधायिका के अंतर्गत पढ़ेंगे विधान परिषद, विधानसभा, विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि निर्माण की प्रक्रिया के साथ विभिन्न प्रकार की निधियों के बारे में पढ़ेंगे और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का तुलनात्मक एक अध्ययन देखेंगे कि किस राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या है, विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या और विधान परिषद में कितने सदस्यों की संख्या है, क्या उनके गठन किस तरीके से होता है, चुनाव प्रणाली किस तरीके से है, कार्यकाल की अवधि के बारे में देखेंगे, सदस्यताओं के लिए अर्हताएँ, निर्भरताएँ और सदस्यता समाप्त किस तरीके से होती है और पदाधिकारी के बारे में इन सब पर विस्तृत परिचर्चा करेंगे। यह राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की तुलना में। और राज्य की विधायिका के संदर्भ में पढ़ेंगे हम राज्य की विधायिका में कौन कौन आता है और यह संविधान के किस भाग में लिया गया है, किस अनुच्छेद में लिया गया है। तो इन सबको हम एक विस्तृत परिचर्चा इसके साथ ही करेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य की विधायिका का एक संक्षेप में देख लेते हैं कि संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 168 से 212 तक शामिल किया गया है। कहाँ कितने में? संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 के अंतर्गत इसे अनुच्छेद 168 से 212 तक इसमें राज्य की विधायिका का प्रावधान दिया गया है। यह केंद्रीय विधायिका की तुलना करें तो कहा जा सकता है कि विधानसभा की भूमिका प्रायः लोकसभा के समान है, जबकि विधान परिषद की भूमिका राज्यसभा के समान है। तो केंद्र में विधानसभा, केंद्र में होती है लोकसभा तो राज्यों में आएगी विधानसभा, और केंद्र में होती है राज्यसभा तो राज्यों में आएगी विधान परिषद। अनुच्छेद 168 घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के एक विधानमंडल होगा। तो 168 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद को अनुच्छेद 169 के तहत 169 में बताया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की क्या प्रक्रिया होगी। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन एवं उत्साधन की प्रक्रिया को बताया गया है। और अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। इसके अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साध कर सकेगी, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस संशय का संकल्प पारित किया हो। ऐसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता है। अनुच्छेद 169 के क्लॉज 3 में स्पष्ट कहा गया कि यदि संसद द्वारा ऐसे संकल्प के अनुरूप विधान परिषद के सृजन या उत्साध के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो अनुच्छेद 169 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि संसद द्वारा ऐसे संकल्प के अनुरूप विधान परिषद के सृजन एवं उत्साधन के लिए कोई विधि बनाई जाती है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, जबकि 22 राज्यों में एक ही सदन है। तो विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो राज्य कौन कौन से हैं? बिहार हुआ, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो अनुच्छेद जो 171 है उसमें कहा गया है कि जो राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होगी वह 40 से कम नहीं होगी और राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, इसकी अवधि 6 वर्ष होती है और प्रत्येक वर्ष में पर 1/3 सदस्य इसका अवकाश सेवानिवृत्त होते हैं। यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण किसी बीच में ही किसी नए सदस्य को निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है तो उसकी सदस्यता बची हुई अवधि के लिए होती है, ना कि 6 वर्षों के लिए। यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण बीच में ही किसी नए सदस्य का निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है तो उसकी सदस्यता बची हुई अवधि के लिए होती है, ना कि 6 वर्षों के लिए। अब पढ़ते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा के बारे में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 332 और 333 के तहत विधानसभाओं में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 332 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के उनके अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा।
यह अनुच्छेद 332 में कहा गया है। जो संविधान में आरक्षण अनुच्छेद विधानसभा में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 332 और 333 के तहत दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 332 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या और उनके अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 332 में कहा गया। इसी तरह अनुच्छेद 333 कहता है कि किसी के तहत राज्यपाल के पास विशेष शक्ति होती है कि वह राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भी आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकेगा। हालांकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। इसके प्रभाव को 25 जनवरी 2020 के बाद से गठित होने वाली विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि अनुच्छेद 332 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्यपाल के पास विशेष शक्ति होती है कि वह राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत करता है। तो ये मनोनीत करने का जो प्रावधान है उसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त किया गया, जिसे 25 जनवरी 2020 के बाद से गठित होने वाली विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन नहीं किया जाएगा। ये अभी 104वें संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। विधानसभा के क्षेत्रों में परिसीमन के आधार पर इसके अनुच्छेद 170 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के भीतर सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। और अनुच्छेद 170 के 3 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के लिए कुल स्थानों का पुनः निर्धारण करने तथा विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी परिसीमन आयोग का गठन करेगी। इसके लिए परिसीमन आयोग का प्रभाव कार्यरत विधानसभा पर नहीं बल्कि उसके अगले विधानसभा चुनाव पर लागू होता है। तो विधानसभा के परिसीमन के संदर्भ में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 170 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के भीतर सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। और अनुच्छेद 170 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के लिए कुल स्थानों का पुनः निर्धारण करने तथा विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी परिसीमन आयोग का गठन करेगी। और इस परिसीमन आयोग का प्रभाव कार्यरत विधानसभा पर नहीं बल्कि अगले विधानसभा चुनावों पर लागू होगा। यह परिसीमन के संदर्भ में है। अब पढ़ते हैं अध्यक्ष एवं सभापति की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में। उनका प्राथमिक कार्य सदन की बैठकों के लिए प्रतिदिन समय निर्धारित करना होता है, उनका संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। इसके अलावा संचालन संबंधी संशय या मतभेद की स्थिति में उनका निर्णय अंतिम होता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो वे निर्णायक मत देते हैं। और सदन के किसी सदस्य के संदर्भ में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के प्रश्न पर फैसला करना होता है। वे चाहे तो सदन की किसी बैठक को गुप्त सत्र में रूपांतरित कर सकते हैं या गणापूर्ति नहीं होने की स्थिति में अध्यक्ष और सभापति का कर्तव्य बनता है कि वह बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर देते हैं जब तक कि गणापूर्ति ना हो जाए। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास यह शक्ति विधानसभा के अध्यक्ष के पास होती है और इसका निर्णय भी अंतिम होता है। तो अध्यक्ष और सभापति के संदर्भ में शक्ति एवं कार्य क्या है कि इनका प्राथमिक कार्य सदन की बैठकों के लिए दिन समय निर्धारित करना, उनका संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित करना और नियंत्रित करना तथा इसके अलावा संचालन संबंधी संशय और मतभेद की स्थिति में उनका निर्णय अंतिम होता है। दूसरा होता है कि किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष के बराबर मत पड़े तो निर्णायक मत देते हैं। और तीसरा होता है कि सदन के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के प्रश्न पर फैसला करना। और चौथा होता है कि वे चाहे तो सदन की किसी बैठक को गुप्त सत्र में रूपांतरित कर सकते हैं या गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में अध्यक्ष सभापति का कर्तव्य बनता है कि वह बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है कि जब तक गणापूर्ति ना हो जाए। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं वह निश्चित करने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास उससे होती है और उसका निर्णय भी अंतिम होता है। यह है अध्यक्ष एवं सभापति की शक्तियों के संदर्भ में। अब पढ़ते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया में। विधि निर्माण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत जैसे साधारण विधेयकों की प्रक्रिया आती है, धन विधेयकों की प्रक्रिया आती है और वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया आती है। साधारण विधेयकों की प्रक्रिया के संदर्भ में यह प्रक्रिया पूर्णतः वही होती है जो संसद में अपनाई जाती है। संक्षिप्त में इस प्रक्रिया में प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है और विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाना होता है। यह चरण जो होता है
वह उन्हीं राज्यों में आता है जहां विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। यदि विधानसभा विधेयक को पारित करके सहमति प्राप्त करने के लिए उसे विधान परिषद को प्रेषित करती है तो वह विधान परिषद के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं कि पहला आता है कि वह विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके विधानसभा को वापस भेज सकता है। दूसरा आता है कि वह विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ विधानसभा को वापस भेज सकता है। तीसरा आता है वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। चौथा आता है वह यह भी कर सकता है कि 3 महीने से अधिक अवधि तक विधेयक को पड़ा रहने दे और उस पर कोई कार्यवाही ना करे। यह विधेयकों के संदर्भ में। और यदि विधान परिषद निम्नलिखित 3 में से कोई एक स्थिति उत्पन्न करती है उसमें गतिरोध पैदा होता है। कौन कौन से गतिरोध पैदा होते हैं? पहला होता है कि यदि वह विधेयक को अस्वीकार कर देती है। दूसरा आता है कि यदि वह 3 महीने से अधिक अवधि तक विधेयक को अपने पास पड़ा रहने देती है तो अर्थात उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती। तीसरा आता है कि यदि वह विधेयक को ऐसे संशोधनों में के साथ पारित करती है जिन पर विधानसभा सहमत नहीं है। इसके संदर्भ में गतिरोध पैदा होने की स्थिति में है। और इनमें से किसी भी स्थिति में विधानसभा उस विधेयक को संशोधन के साथ या संशोधनों के बिना पुनः पारित कर सकती है और उसे पुनः विधान परिषद को भेज सकती है। और इस बार विधान परिषद के पास निम्नलिखित 3 विकल्प होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि वह विधेयक को स्वीकार कर ले अर्थात पारित कर दे। दूसरा होता है वह विधेयक को पुनः स्वीकार कर दे। तीसरा होता है वह विधेयक को ऐसे संशोधनों के साथ पारित कर दे जिनसे विधानसभा असहमत नहीं है और वह 1 महीने से अधिक अवधि तक विधेयक पर कार्यवाही ना करे। यह इसके संदर्भ में। अब विधान परिषद के पास सिर्फ यह शक्ति होती है कि वह विधेयक को पहली बार में 3 महीने में तथा दूसरी बार को 1 महीने तक रोक सकती है, किंतु वह उसे कानून बनने से पूरी तरह से नहीं रोक सकती और इस दृष्टि से वह राज्यसभा की तुलना में काफ़ी कमजोर सिद्ध होती है। संसद में ऐसे गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था है, किंतु राज्य के विधानमंडल के संबंध में ऐसा कोई उपबंध नहीं दिया गया। यदि विधेयक की शुरुआत विधान परिषद से होती है तो विधानसभा की सहमति के बिना विधेयक को पारित होने की कोई संभावना नहीं होती। यदि विधानसभा अनिश्चित काल तक उस पर विचार न करे तो विधान परिषद उसे विचार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यदि विधानसभा उसे खारिज कर देती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। अब राज्यपाल की स्वीकृति के संदर्भ में राज्यपाल की स्वीकृति इसके बाद अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल अपनी स्वीकृति का प्रयोग करता है। यदि राज्यपाल ने विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया है तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। उसके अंतर्गत पहला विकल्प आता है कि वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा करता है और ऐसा होने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। दूसरा आता है कि वह विधेयक को अनुमति नहीं देने की घोषणा करता है और तीसरा आता है कि वह अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति को विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, इसलिए यदि वह चाहे तो विधेयक को बिना विचार किए अपने पास पड़ा रहने दे सकता है और वह राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को इस संदेश के साथ विधानमंडल को वापस भेज सकता है कि वह विधेयक के किसी या किन्हीं विशेष उपबंधों के संबंध में पुनर्विचार करें। ऐसा होने पर संदेश प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के भीतर विधानमंडल उस पर विचार करती है और अगर वह विधेयक को संशोधन के साथ या उसके बिना पुनः पारित कर देता है तो फिर से उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति इस बार भी विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। यह बाध्य नहीं है। तो यह राज्यपाल की स्वीकृति के संदर्भ में जिसमें साधारण विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया को पढ़ा। अब पढ़ते हैं धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया आती है। धन विधेयकों के मामले में विधानसभा को लोकसभा की तरह ही कुछ विशेष अधिकार दिए गए। विधानमंडल जो मूल रूप से विधानसभा है से धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है और विधानसभा अध्यक्ष विधेयक के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रष्टांकित करता है कि वह धन विधेयक है। अनुच्छेद 200 के तहत धन विधेयक के मामले में राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे राज्यपाल के विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला होता है कि उस पर वह स्वीकृति दे दे, दूसरा होता है कि स्वीकृति ना दे, तीसरा होता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले। अनुच्छेद 201 में बताया गया है कि राष्ट्रपति भी ऐसे विधेयकों को या तो अनुमति दे सकेगा या रोक सकेगा या फिर उसे सदन या सदनों के लिए पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकेगा। इसके संदर्भ में दिया गया। फिर आता है इन विकल्पों के अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति के पास जीवो वीटो के प्रयोग का विकल्प तो रहता ही है और साधारणतः राज्यपाल धन विधेयक पर स्वीकृति दे देता है। साधारणतः ऐसी स्थिति आती है कि राज्यपाल धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है। अब पढ़ते हैं वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया के संदर्भ में। वित्तीय विधेयकों की प्रक्रियाओं के संदर्भ में केंद्रीय सदनों की प्रक्रिया को ही अपनाया गया जिसमें विभिन्न प्रकार की निधियां होती हैं। राज्य की संचित निधि, राज्य की लोक लेखा निधि, राज्य की आकस्मिकता निधि, इन प्रकार की निधियां होती हैं। राज्य की संचित निधि को इसको अनुच्छेद 266 में चर्चा की गई जिसमें राज्य सरकार के प्राप्त होने वाले सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा कराया जाता है और राज्य सरकार के सभी खर्चे भी सामान्यतः इसी निधि के माध्यम से होते हैं। राज्य की लोक लेखा निधि के अंतर्गत इसकी चर्चा भी संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है जिसमें संचित निधि उनके अलावा सभी सार्वजनिक राशियां और राज्य की लोक लेखा में जमा होती हैं। राज्य की आकस्मिकता निधि के अंतर्गत जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए राज्य के विधानमंडल में सरकार को प्राधिकृत न किया गया हो तब तक राज्यपाल राज्य की आकस्मिकता निधि से आवश्यक धनराशि सरकार के अग्रिम तौर पर दे सकता है
और यह निधि राज्यपाल के अधिकार से रहती है और इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। यह होती है और राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। यह विधायिका और विधान परिषद के बारे में हमने पढ़ा। विधान परिषद के बारे में पढ़ा जो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें अभी प्रेजेंट में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है। और इस तरीके से उसकी संख्या को हमने अभी विस्तृत रूप में परिचर्चा की है। विधानसभा के बारे में हमने आरक्षण, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, अध्यक्ष एवं सभापति की शक्तियाँ और विधि निर्माण की प्रक्रिया में साधारण विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयकों की प्रक्रिया और वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया के बारे में देखा है। विभिन्न प्रकार की निधियों के बारे में भी पढ़ा है, जो राज्य की संचित निधि, राज्य की लोक लेखा समिति और राज्य की आकस्मिकता निधि के बारे में एक विस्तृत चर्चा की। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद की एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और याद करने के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो सदस्य संख्या है वो एग्जाम में पूछी जाती है और कौन से, जैसे राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, प्रेजेंट मतलब मूल संविधान में कितने हैं और प्रेजेंट में कितने हैं, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है और निर्धारित कितनी है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और एक ओवरव्यू के रूप में देखते हैं, जिससे ये याद करने में आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लोकसभा, तुलनात्मक अध्ययन में राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, विधानसभा, जिसमें हम गठन के बारे में पढ़ते हैं। गठन का अनुच्छेद, जैसे राज्यसभा का जो गठन होता है, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, विधान परिषद और विधानसभा का गठन भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। इस तरीके से इसमें एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पढ़ते हैं गठन में अनुच्छेद 80। अनुच्छेद जो 80 होता है वो राज्यसभा के गठन से संबंधित होता है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है और वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं और अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 250 होती है और यह संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत दिया गया है। अब लोकसभा आती है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधि 530 होते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधि 20 होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के लिए 2 सदस्य होते हैं, जिसे 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो सदस्य हैं लोकसभा में उसमें 543 सदस्य हैं, जिसमें 543 सदस्यों में से 524 राज्यों से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। तो कितने हैं? 524 राज्यों से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से। अब विधान परिषद के संदर्भ में विधान परिषद के अनुच्छेद 171 के तहत दिया गया है, जिसमें न्यूनतम सदस्य 40 होते हैं और अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य होते हैं, जिन्हें 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो भी इसमें शामिल होते हैं। अब आता है विधानसभा के संदर्भ में। विधानसभा को अनुच्छेद 170 के अंतर्गत दिया गया, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 500 होती है और न्यूनतम 60 होती है, जिसमें अनुच्छेद 371 के तहत कहीं कहीं कम भी, और गोवा में 40 और सिक्किम में 32 है। मतलब ये अपवाद स्वरूप है कि इसमें जो न्यूनतम सदस्य संख्या इसमें 60 बताई गई है, लेकिन गोवा में 40 और सिक्किम में 32 है, जो एक अपवाद स्वरूप है। और कुछ राज्यों में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन भी है, जिसे 104वें संविधान संशोधन के प्रावधान के माध्यम से इसे समाप्त किया गया। अब पढ़ते हैं इसकी चुनाव प्रणाली के बारे में। चुनाव प्रणाली के बारे में राज्यसभा की चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से होती है। निर्वाचक मंडल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चुनाव पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संकीर्णीय मत पद्धति के आधार पर होती है और मनोनयन का आधार पर इसमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें जो लोकसभा में आते हैं, लोकसभा की चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से होती है, जिसमें चुनाव जनता द्वारा होते हैं। इनके चुनाव पद्धति को प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति या फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होती है। अब पढ़ते हैं विधान परिषद के चुनाव प्रणाली के बारे में। विधान परिषद का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो कुल सदस्य संख्या जिसमें 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होते हैं, 1/3 स्थायी सदस्यों संस्थाओं के सदस्यों द्वारा होते हैं, 1/12 सदस्य जो होते हैं वो 3 साल से स्नातक या स्नातक के समतुल्य के द्वारा होते हैं और 1/12 सदस्य जो 3 साल से माध्यमिक स्तर या उससे ऊंचे स्तर की कक्षाओं के शिक्षक के द्वारा होते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जिसके अंतर्गत साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारी आंदोलन में भाग लिया हो वह सदस्य होते हैं और इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति का उपयोग किया जाता है।
अब विधानसभा के बारे में, विधानसभा की चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनता द्वारा चुनाव होता है, नागालैंड एवं सिक्किम के कुछ स्थानों पर परोक्ष निर्वाचन के द्वारा यह चुनाव प्रणाली संपन्न की जाती है। अब इनके कार्यकाल की अवधि में राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि स्थायी होती है, जिसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, परंतु राष्ट्रपति उससे पहले भी विघटन कर सकता है और विशेष स्थितियों में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के संदर्भ में, विधान परिषद के संदर्भ में यह एक स्थायी सदन होता है, जिसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधानसभा में सामान्यतः 5 वर्ष, परंतु राज्यपाल उससे पहले भी विघटन कर सकते हैं और विशेष स्थितियों में इसका कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। सदस्यताओं की अर्हता के संदर्भ में राज्यसभा में भारत का नागरिक होगा। आयु इसकी न्यूनतम 30 वर्ष होती है और संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता होती है और संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रावधान के अनुरूप शपथ ली हो। और इसी तरह लोकसभा में भारत का वह नागरिक होगा 35 वर्ष की आयु पूरी किया हो, संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता होती है और संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। और विधान परिषद में वह भारत का नागरिक होगा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी और संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन अर्हता होगी और संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए किए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो और उसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हो। और विधानसभा के संदर्भ में इसमें सामान्यतः 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता होनी चाहिए, संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली और उसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र की पंजीकृत मतदाता हो। अब सदस्यता के लिए निर्हरता, राज्यसभा के लिए लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया विकृति के तहत नहीं होना चाहिए, 10वीं अनुसूची के आधार पर अयोग्य नहीं होना चाहिए और किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए और अपराध में दोष सिद्धि होने पर 2 वर्ष की सजा से अधिक सजा ना मिली हो और सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त ना हो और निर्हरता संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देशित किए जाने का प्रावधान है। इसी तरह इसमें लोकसभा में भी है, बस इसमें है कि पद पर नहीं और लाभ के पद पर नहीं, तीनों में लोकसभा और राज्यसभा में निर्हरता से संबंधित जो प्रावधान है वो सेम है। अब आते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया विकृति नहीं होना चाहिए, 10वीं अनुसूची के आधार पर अयोग्य नहीं होना चाहिए, किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध ना हो और अपराध के लिए सिद्ध दोष होने के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हो, सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त न हो, निर्हरता संबंधी प्रश्न राज्यपाल को निर्देशित किए जाने का प्रावधान है। तो इसमें जो निर्हरता संबंधी प्रश्न हैं वो राज्यपाल और लोकसभा में राष्ट्रपति के लिए हैं और जो विधानसभा विधान परिषद में राज्यपाल के लिए निर्देशित किए जाने का प्रावधान दिया गया। अब इसमें सदस्यता की समाप्ति के संदर्भ में सदस्यता की समाप्ति का आधार लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राज्यपाल में। यदि लाभ सदस्यता की समाप्ति में राज्यसभा के संदर्भ में यदि सदस्य सदन के सभापति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे देता है तो पीठासीन अधिकारी उसे स्वीकार कर लिया जाता है तथा संविधान में बताई गई निर्भरताओं का भागी हो जाए तथा इसमें सदन में अनुमति लिए बगैर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे। यदि न्यायालय उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे जिसके आधार पर व्यक्ति सदन का सदस्य बना था और यदि सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बना दिया जाता है और यदि अनुचित आचरण के कारण निष्कासित कर दिया गया तो लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में सेम है, लेकिन इसमें बस एक डिफरेंस है कि जो राज्यसभा में इस सदस्य सदन के सभापति को संबोधित अपना त्यागपत्र पीठासीन अधिकारी से उसे स्वीकार कर लिया हो और लोकसभा में होता है वह सदन सदस्य के अध्यक्ष को संबोधित अपना त्यागपत्र दे पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया हो। और विधान परिषद और विधानसभा के संदर्भ में यदि सदन सदस्य के सभापति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे पीठासीन अधिकारी ने स्वीकार कर लिया हो और इसमें सदस्य में अध्यक्ष को यह संबोधित अपना त्यागपत्र दे दिया हो, इनके संदर्भ में इसमें सभी सेम है। यह इसमें बस डिफरेंस यही आ जाता है राज्यपाल का और इसमें राष्ट्रपति का। और इसकी जो जिला पदाधिकारी के संदर्भ में पदाधिकारी राज्यसभा में सभापति जो होता है सदन का सदस्य नहीं होता है, उपसभापति सदन का सदस्य होता है। लोकसभा में अध्यक्ष सदन का सदस्य होता है, उपाध्यक्ष सदन का सदस्य होता है, दोनों होते हैं सदन के सदस्य। और विधान परिषद में सदन का सदस्य अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी सदन का अध्यक्ष सदस्य होता है। और विधानसभा में सभापति जो होता है वह सदन का सदस्य होता है, उपसभापति भी सदन का सदस्य होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो राज्यसभा है राज्यसभा में जो सभापति होता है वह सदन का सदस्य नहीं होगा और सभी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन के सदस्य होंगे। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सभापति राज्यसभा का जो होगा वह सदन का सदस्य नहीं होगा और सभी में सदन के सदस्य होंगे, चाहे वह लोकसभा में हो चाहे वह राज्यसभा में हो, विधान परिषद में हो या विधान परिषद में, चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, सभापति हो या उपसभापति, सभी के संदर्भ में।
यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा के विधानसभा व विधान परिषद की तुलना हमने देखी, जिसमें गठन, चुनाव प्रणाली, कार्यकाल की अवधि, सदस्यता के लिए अर्हता, सदस्यता के लिए निर्भरता और सदस्यता की समाप्ति और पदाधिकारी के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक राज्य की विधायिका का फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम केंद्र राज्य संबंधों के साथ मिलेंगे। जो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।